मैं मीडिया साइंसेज हूँ ज़ैबिस से। ज़बरदस्त है। मीडिया साइंसेज में तब गया था जब मुझे ये भी नहीं पता था मीडिया साइंसेज होता क्या एक्चुअली। जस्टिन बीबर को बहुत बुरे तरीके से मोलेस्ट किया गया बचपन में इन सब के अगेंस्ट, इसीलिए हमें एक उखड़ मिजाज बदतमीज जस्टिन बीबर बड़ा होता नजर आया। मेन प्रॉब्लम जो ज्यूज का रहा है वो उनका मजहब नहीं रहा है, वो उनकी डायनेस्टी रहा है। एक तरह से यूं समझ ले एक नस्ल चली आ रही है जो कि कभी ज्यूज में छुपने की कोशिश करती है, कभी क्रिश्चियंस में छुपने की कोशिश करती है। प्रोमिनेंटली आप इनको जायनिस्ट ही बोलते हैं। ये आपको मुसलमानों में भी मिलेंगे। इस वक्त जो ज्यूज आपके इजराइल में बैठे हुए या तो वो ज्यूज है ही नहीं या फिर उनको जो यूरोपियंस हैं वो नस्ल। यार देखो, इस खित्ते के लोग लाल होते थे, सुर्ख रंग होता था उनका। ये गोरे ब्लॉन्ड और नीली आंखों वाले ज्यूज कहां से, अपना यहूदी कहां से आ गए? कि अगर आप 40s या 50s का यूएस उठा के देखें तो आप एक मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करके घर ले सकते थे, गाड़ी ले सकते थे, अपने बच्चों को पाल सकते थे। 12 से 15,000 डॉलर में घर मिल जाया करता था। इस वक्त तो आप मतलब कहाँ पे कीमतें पहुंची हुई है मुझे तो आई थिंक मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। इस वक्त हाउसिंग बबल बुरी तरह से पूरी दुनिया में फैल रहा है और फटे पे फटे जा रहा है। 3 से 4,000 साल पहले जो पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स होते थे उनमें जो लोग इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते थे, इसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हो। सबसे पॉपुलर एग्जांपल इसमें क्लियोपैट्रा की है। क्लियोपैट्रा आजकल एज अ क्लोथिंग ब्रांड भी दिया जाता है। मतलब क्लियोपैट्रा ने अपनी जिंदगी में क्लेम किया था कि मैं डायोनाइसिस की रीइंकार्नेशन हूं, मतलब मैं खुदाओं में जमीन पे दोबारा पैदा हुई हूं तुम लोगों के मसले हल करने के लिए। आपको जायनिज्म को इस तरह से समझना है कि उन्होंने फाइनेंस के थ्रू नीचे से तो सबको खोखला कर दिया। अब हमें एक आर्मी की जरूरत है जो जाए और पूरा एक सफा चट मारे ताकि हम मैप्स को दोबारा रीड्रॉ करें। उसके लिए बेसिकली नाजीज्म को प्लांट किया गया। अब शुरू में हिटलर ने बहुत अच्छे से लिया। आप हिटलर की शुरू की चीजें पढ़ोगे आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये बंदा जो है ये कत्ल गारत वाला बंदा, आर्टिस्ट आदमी था यार। आर्ट इतना प्यारा पेंट, मैं हैरान परेशान, वो बंदा पेंटर आर्टिस्ट टाइप का आदमी है। आपका माइंड एक्चुअली प्रोग्राम्ड है। आपका माइंड चाहता है मुझे कोई चीज चाहिए जिसको मैं हुक इन जाके करूं, कोई ऐसी चीज कि ये चीज मुझे मिल जाएगी तो मैं बिल्कुल सही हूं, ये चीज मुझे मिल गई तो मेरी जिंदगी सफल है, ये चीज मुझे मिल गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? फाइनली बैठक के एक और सेशन के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। लंबा गैप हो गया, कुछ निजी मसरूफियात थी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा उन वजूहात का, जिनको नहीं पता उन्हें आगे जाके बता देंगे। लेकिन एक और चीज़ आ जाती है ना कि जब आप बहुत वक्त तक वीडियो ना बनाए ना या कोई ये बात ना करें कैमरा से तो फिर एक ब्लॉकेज सा आ जाता है। जैसे एक राइटर ब्लॉक होता है ना, वैसे एक वीडियो ब्लॉक भी हो जाता है। तो वैसे ही मैं 2 दिन से ऑफिस आ रहा हूँ, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। अभी आज अचानक जो है वो कमरे से बाहर निकला तो एक भाई साहब बैठे हुए थे, वैसे गपशप होने लगी उनसे। जब गपशप हुई तो मुझे लगा यार बंदा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैंने नाम नहीं पूछा था इनसे, मुझे अभी नाम भी इनका याद नहीं रह रहा है बार बार बट स्टिल वी आर हियर विद तलत भाई। तलत भाई क्या हाल है आपके? जी बेहतरीन है, अल्लाह का यार शुक्र है। तलत भाई बड़े मज़े के आदमी हैं। पूरी गुफ्तगू सुनिएगा। हम हॉलीवुड पे बात करेंगे, हॉलीवुड पे जो पेडोफाइल कल्चर है उससे बात करेंगे। आई होप स्ट्राइक नहीं लगेगी इस दफ़ा। हम डार्क सीक्रेट्स ऑफ हॉलीवुड, CIA, ये सारी दुनिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री किस तरह यूज़ होती है मैनिपुलेट करने के लिए दिमागों को, अजहान को, बच्चों को, नस्ल बर्बाद करनी हो या एक 1984 जॉर्ज ऑरवेल की तरह किसी को कंट्रोल करना हो। डीप स्टेट हो गई, पाकिस्तान की डीप स्टेट हो गई, दुनिया की डीप स्टेट हो गई। इस सब पे बात करेंगे हम डॉक्टर मिस्टर तलत साहब के साथ आज। तलत साहब क्या हाल है आपके? सर जी अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए कैसा चल रहा है? मेरा बेहतरीन। मेरा इंट्रो थोड़ा लंबा होता है नहीं, नहीं बेहतरीन ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई रिकॉर्ड हो रहा है। एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ ना कि यार इंट्रो में ना एक हाउ नो मिल जाए बंदों को, यार क्या बात होने लगी, छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, बिट्स के बारे में। हाउ एंड नाउ मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आता। अगर सिंपल करें तो सर मुझे रीडिंग का बहुत शौक है। मैं वो बच्चा होता था कि बाकी सब नॉर्मल लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, मैं हैरी पॉटर या एनेट ब्राइटन इस तरह की कोई ना कोई उल्टी सीधी किताब लेके पढ़ा रहूँगा। और वो एक शुरू में बीमारी के तौर पे होता था, फिर पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। तो मैंने फिर पढ़ाई भी उसी हिसाब से रखी। मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ पढ़ें जो समझ में ना आए। इस चक्कर में मैं मीडिया में घुसा, वरना बड़ा आराम से तमीज़ से CBM में चल रहा था। आपने क्या किया? मैं मीडिया साइंसेज हूँ ज़ैबिस से। ज़बरदस्त। मीडिया साइंसेज में तब गया था जब मुझे ये भी नहीं पता था मीडिया साइंसेज होता क्या एक्चुअली। मेरे जो चाचा थे उनकी अपनी फोटोग्राफी की दुकान होती थी और उन्होंने उस वक्त जो है एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये मैं बात कर रहा हूँ 2002-2003 की, उसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होता था आपको एलियन शिप उठा के ले आया। उस वक्त वो कार्ड आते थे, उनका नाम भी आज तक किसी ने नहीं सुना होगा, पिनिकल के कार्ड्स खिलाते थे। अब तो NVIDIA हर जगह है। मुझे तो आज का भी नहीं पता सर, ना पता हो तो बेहतर है। कुछ नहीं यार, 3 महीने बाद जो है नया मंजन लेके आ जाते हैं। वो जो 1995 में मेरे चाचा बैठ के Pentium 2 पे कर रहे थे, आज तक वही हो रहा है, बस तेज हो रहा है। अच्छा तलत भाई, मैं पिछले कुछ 2-3 हफ्ते काफ़ी बिजी रहा। इस दौरान कुछ वाक़यात हुए, जिससे सबसे जो बड़ा वाक़या हुआ ना वो एक बस्ट था P Diddy के अगेंस्ट। P Diddy के रैपर है हॉलीवुड के, मैं फॉलो कर रहा हूँ इनको थोड़ा बहुत वीडियो, और उनके बारे में बड़ा कुछ सीन आया कि बड़ा एक पार्टियाँ जो है ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिसमें पेडोफाइल कल्चर जो है प्रमोट किया जाता है, बच्चे लाए जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं उस कल्ट का हिस्सा हैं।
सबको पता है लेकिन नाम कोई नहीं लेता। तो मैं 2 हफ्ते से सोचा था मैं इस पर वीडियो करूँगा, किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, CIA किस तरह माजी में लिंक रहा, लेकिन वो एक ब्लॉकेज सा आया हुआ था। ग्लैडली कि एक फिल्म का बंदा मिल गया, तो मैं कहा आ जा भाई तेरे से पूछते क्या सीन है। सर ये मुझे बात बताएं कि PDD रैपर है, ठीक हो गया, जस्टिन बीबर जब स्टार्ट में आया था तो उसने हाथ रखा था जस्टिन बीबर के ऊपर, और अब पता चल रहा है कि जस्टिन बीबर को बहुत बुरे तरीके से मोलेस्ट किया गया बचपन में, इन सब के अगेंस्ट। इसीलिए हमें एक उखड़ मिजाज बदतमीज जस्टिन बीबर बड़ा होता नजर आया, अगर आपको याद हो तो। इसलिए मुझे उसके गाने समझ नहीं आते थे। मेरा भाई बहुत एंजॉय किया करता था, उसकी जनरेशन का भी था ना, मैं खैर थोड़ा बुढ़ा भी हूँ। लेकिन जस्टिन बीबर हो गया, बहुत सारा R&B म्यूजिक जो इस वक्त आ रहा है, उससे भी अगर आप नोटिस करेंगे आपको ये वाइब मिलेगी कि एक तरह की एंगर है, वो विजुअली बहुत अच्छी जस्टिफाई हो रही है, यू आर एबल टू रिलेट टू इट, लेकिन वीडियो में जितनी इंटेंसली आ रही है उतनी आप में नहीं है। दैट इज़ वाई यू एंड अप फॉलोइंग दीज इन्फ्लुएंसर्स और दीज सेलिब्रिटीज़, क्योंकि ये जिस इमोशन की इंटेंसिटी को टच करते हुए आ रहे हैं सोसाइटी में, वो आप लेवल 2 या 3 पे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं ना सर, ये कल्चर अभी से नहीं है, ये तो बहुत पुराना कल्चर है। हमारे जो आबाव अजदाद होते थे वो इनको डेमी गॉड्स कहा करते थे, इन पे स्टोरीज बनाया करते थे कि ये देखो ये हरकुलिस की नस्ल से आए हैं, ये स्पार्टन्स हैं, ये जूस की नस्ल से आए हैं, और इन्हीं लोगों को हमेशा से प्रमोट किया जाता था कि आप क्योंकि प्रिविलेज्ड हैं। इन्हीं लोगों से मुराद क्या है आपकी? ये मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये सर्टन ब्लड लाइन्स हैं, ये ना सिर्फ आपको पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड ओवर मिलेंगी कि सर्टन तरह की। नेम इट। वेल इनमें सबसे प्रोमिनेंट वाली आपकी रॉकफेलर की फैमिलीज हैं। फिर आपको अगर और गहराई में घुसना है तो फिर आपको द 12 ट्राइब ऑफ इजराइल को, जो 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल है, उनको प्रॉपर्ली फॉलो करना होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप बहुत आराम से फिगर आउट कर पाएंगे कि जो फीचर्स डिफाइंड हैं इन 12 ट्राइब्स के, वो आपको यूरोपियंस में मिलेंगे, सही, और अफगान्स और पश्तून्स वाला जो एरिया हो गया, टर्किश एरिया हो गया, यहाँ पे बहुत मिलेंगे। ये बेसिकली वो लोग हैं जिनके अंदर शुरू से इनग्रेंड है, इनके DNA में इनग्रेंड है कि दे आर सुपीरियर टू अस। इसकी बहुत सारी वजूहत है, मेन वजह इनका स्क्रिप्चर है। वो स्क्रिप्चर डायरेक्ट मतलब अगर आप कहें कि गॉड से है तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें इतनी ऑल्टरेशंस की गई हैं, इतनी छेड़छाड़ की गई है कि इस वक्त एक बॉलीवुड या हॉलीवुड का डायरेक्टर उससे ज़्यादा अच्छी फिल्म लिख लेगा। उसमें अब इतने लूप होल्स बन चुके हैं। लेकिन जब आप एक सिस्टम के थ्रू आ रहे होते हो, आपकी पूरी ब्लड लाइन को एज अ डायनेस्टी ट्रीट किया जा रहा होता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फैमिलीज बैक ऑफ द माइंड या फिर बैक ऑफ द डोर आपको एजुकेट कर रही होती हैं। इसमें अगेन अगर आपको एग्जाम्पल लेनी है तो सबसे अच्छी रॉथस्चाइल्ड की एग्जाम्पल है, उससे बेहतर एग्जाम्पल हो नहीं सकती, क्योंकि अभी तक पावर में आपका पूरा बैंकिंग सिस्टम इनका डिजाइंड है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रॉथस्चाइल्ड बेसिकली जर्मन में लाल शील्ड को कहते हैं, ढाल नहीं होती। ओके। तो रॉथस्चाइल्ड बेसिकली उस घेटो का या उस गरीब इलाके का नाम होता था जहाँ पे ज़्यादातर वो जूस होते थे जिनको अछूत समझा जाता था। ये यूँ समझ लें कि उनमें से एक अंकल थे जिनका थोड़ा माइंड शार्प था और उनके पास थोड़ा बहुत पैसा जमा हो गया। मरते वक्त उन्होंने अपने बच्चों को कहा, एक तू जर्मनी जा, तू फ्रांस जा, तू ब्रिटेन जा, और वहाँ जाके बैठ जाओ। अब वहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं 17वीं 18वीं सदी की। मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इस वक्त आपको प्रोमिनेंटली इनका सारा डेटा ऑनलाइन मिल जाएगा। ऐसा ही। बाकी फैमिलीज के नाम लूंगा ना, आपका सर खप जाएगा इनको रिसर्च करते करते। रॉकफेलर तो अब इतने बोल्ड हो चुके हैं इस मामले में कि आप उनको जाके मुंह पे भी बोलो वो तो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, बहुत सी ऐसी आपको फंडिंग्स मिलेंगी, ग्रांट्स मिलेंगे जो डायरेक्टली रॉकफेलर फाउंडेशन इस वक्त फंड कर रही है, जो ज़्यादातर आपको देख के लगेगा यार ये तो लोगों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को दिमाग में रखें, 17वीं सदी में अपने बच्चों को पूरे एशिया के और यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुँचा दिया। अब उस वक्त का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल म्यूनिक से उठ के पेरिस जाना है तो आपकी करेंसी गोल्ड है और गोल्ड कॉइन्स होते हैं, तो एक हद तक ही आप कैरी कर सकते हो ना। अगर आप हद से ज़्यादा कैरी करोगे गारंटीड कोई ना कोई रास्ते में लूट लेगा। सही। तो उसमें ये लोग आए, रॉथस्चाइल्ड आए, इन्होंने कहा एक काम करो, आपको म्यूनिक से फ्रांस जाना है ना, आप अपना सारा गोल्ड या अपनी सारी करेंसी हमारे पास म्यूनिक में डिपॉजिट करा दो। फ्रांस जाओगे, वहाँ पे आपको हमारे ऑफिस में से ये सिर्फ रिसीव करनी होगी इस एक पर्चे को दिखा के जो मैं आपको साइन करके दे रहा हूँ। चेक और बैंक का कॉन्सेप्ट ये आ गया, यहाँ से आ गया। ये इतना पॉपुलर हुआ कि यूरोप से जितना भी आपका पिलग्रिम्स जाते थे, इसमें मेजरली क्रिश्चियन पिलग्रिम्स थे जो कि जेरूसलम की तरफ जा रहे होते थे, उन्होंने सिस्टमेटिकली चीज़ें इनके पास ही रखाना शुरू कर दी। अब खुद ही बताया ना, अगर आप पिलग्रिमेज के लिए गए, आपके सारे पैसे खर्च नहीं हुए और आप सुकून से वापस भी आ गए, आपने कहा यार इससे बेहतर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहीं पे रखाओ। अगर आप सिर्फ
तुक्का भी लगाएं, कैलकुलेट भी करें कि 17th 18th सेंचुरी में कितने क्रिश्चियंस होंगे जिन्होंने इस तरह से इस सिस्टम को यूज़ किया अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए और फिर वापस नहीं निकलवाया। तो रॉथस्चाइल्ड के पास कितना पैसा डिपॉजिट हो गया होगा। मैं आपको ज़्यादा ख्वारी करने को भी नहीं कह रहा, आप सिर्फ थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आपको 18th और 19th सेंचुरी का डेटा मिलेगा जिसमें रॉथस्चाइल्ड फैमिली फ्रांस के किंग को, ब्रिटेन के किंग को लोन्स दे रही है इन ऑर्डर टू फंड देम, और फिर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही हैं। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो ये आपको हमारी प्रेजेंट 2024 की सिचुएशन से काफ़ी मिलता जुलता दिखेगा। सही मिल रहा है। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे फंक्शन करती हैं, जो आपको लोन्स भी देती हैं, लोन्स माफ़ भी कर देती हैं, और कभी कभी उन लोन्स के ऊपर ऐसी शर्तें लगा देती हैं कि आप एक शिकंजे में फंसे थे जिसमें से आप फिर निकल नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है वहाँ पे डार्क एजेस में आ गए सर। हम आए हुए हैं, है ना? हमारी मिसाल के सामने, सबके सामने। बिजली पानी तो बहुत दूर की बात है सर, यही नहीं समझ में आता कि घर को वापस आएंगे तो रोटी होगी या नहीं। अच्छा, फिर यही लोग जो थे रॉथस्चाइल्ड कह लें, आप फैमिली आप कह लें, मैं रॉथस्चाइल्ड नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस वक्त ये प्रोमिनेंट थे। जैसे जैसे इनकी जनरेशंस बढ़ती गई है ना, इन्होंने चीज़ों को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से डेलीगेट कर दिया हुआ है। आपको इनका नाम पता है लेकिन आप प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन यार इन लोग की फिर इन्वेस्टमेंट हॉलीवुड के अंदर, यूरोपियन कल्चर के अंदर। बहुत अच्छा सवाल है। अगर शॉर्ट करके बताऊं तो मेन प्रॉब्लम जो ज्यूज का रहा है वो उनका मजहब नहीं रहा है, वो उनकी डायनेस्टी रहा है। एक तरह से यूं समझ ले, एक नस्ल चली आ रही है जो कि कभी ज्यूज में छुपने की कोशिश करती है, कभी क्रिश्चियंस में छुपने की कोशिश करती है। प्रोमिनेंटली आप इनको ज़ायनिस्ट ही बोलते हैं। ये आपको मुसलमानों में भी मिलेंगे। बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि इजराइल जो है वो मुसलमानों का मेन दुश्मन है। अगर आप एक पढ़े लिखे ज्यू से मिलेंगे ना सर, उसको क्लियरली पता है कि उसको मना किया गया है कि अब मैंने प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जाना जब तक मेरा प्रॉमिस्ड मसाया नहीं आता। अब वो अलग बात है कि हम लोग मानते हैं कि वो मसाया आ चुका था और इन्होंने उसको सही से तस्लीम नहीं किया। खैर उस मसाया ने वापस भी आना है इंशाल्लाह, तो वो चीज़ वहाँ से आगे फॉलो अप हो जाएगी। लेकिन एक पढ़ा लिखा ज्यू, उसको तो मालूम है ना यार कि यार मेरा ये मसाया अभी तक नहीं आया, ये मसाया आएगा, ये मुझे लीड करेगा, फिर मैं प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ जाऊँगा। तो आप 2+2 4 कर लो यार। इस वक्त जो ज्यूज आपके इजराइल में बैठे हुए हैं, या तो वो ज्यूज है ही नहीं या फिर उनको जो यूरोपियंस हैं वो नस्ल। यार देखो, इस खित्ते के लोग लाल होते थे, सुर्ख रंग होता था उनका। ये गोरे ब्लॉन्ड और नीली आंखों वाले ज्यूज कहाँ से, अपना यहूदी कहाँ से आ गए यहाँ के मुकामी? ये इब्रानी बोलने वाले, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है ना कि वो सुर्ख रंग के थे। हालांकि इसका के बारे में जो आगे बातें बताई गई ना, वो ओल्ड टेस्टामेंट में मिल जाती है, न्यू टेस्टामेंट में मिलती हैं सारी चीज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। बिल्कुल। हुज़ूर सल्लम जब मिराज पे गए, जब मिराज से वापस आया हुज़ूर सल्लम, तो उन्होंने जिक्र किया तमाम अंबिया के बारे में, ख़ुद खाल के बारे में बताया। जी जी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि वो सुर्ख रंग के थे। हालांकि हुज़ूर सल्लम ने वो बाइबल नहीं पढ़ी थी, वो किताबचे उनके पास नहीं थे। तो बाद में जो पुराने किताबचे मिले बाइबल के, उसमें एक डिस्क्रिप्शन थी इनके कि सुर्ख रंग के थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गोल्डन बाल नीली आंखें नहीं, अब तो सीने पर अलग कर दिया है। सफेद स्किन है कि मैंने कभी कंप्यूटर में भी नहीं देखी। जिस तरह इस वक्त ना नेटफ्लिक्स या एक जो नया पॉप कल्चर आया हुआ है आपके लेफ्ट का यूरोप में, वो हर चीज़ को ब्लैकाइज्ड क्या बोल सकते हैं उसको, वो कर रहा है ना कि भाई आपने सिंड्रेला को भी ब्लैक कर दिया, आपने मरमेड को भी ब्लैक कर दिया, आप जो है वो शेक्सपियर की जो हीरोइन है, कौन सी थी यार वो, जो जूलियट का प्ले हो रहा है, और उसमें जो हीरोइन है ब्रिटेन में वो ब्लैक है। आप पूरा कल्चर चेंज कर रहे हो। ठीक इसी तरह ये जो मौजूदा दौर के यहूदी है ना, ज़ायनिस्ट हैं, जो बेसिकली यहूदी वो नस्ल खून में नहीं समझता इनको, जो चलता आ रहा था, ये ज़ायनिस्ट हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। ये नीली आंख और सुनहरे बाल, चमड़ी इतनी गोरी कि उसमें आपकी हरी हरी नसें दिख रही हों, और गोल्डन बाल, ये ज़ायनिज़्म वाली ब्लड लाइन है। ये इसको अगर आपको ट्रेस करना है, आपको 14th-13th सेंचुरी तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली शुरू हो रही है आइसलैंडिक, आपके स्कैंडिनेवियन जब वाइकिंग्स ने अटैक करना शुरू किया था। इन्होंने सबसे पहले जो बोट किया है वो रशिया के आसपास के इलाकों को किया, वहाँ पे उन्होंने अपने खेमे डाले और फिर वहाँ से फैलते यहाँ पे ब्रिटेन तक पहुँचे। ब्रिटेन से फिर आगे फ्रांस तक मतलब अब इतना फैल गया कि आपको हर जगह गोरे ही दिखेंगे। इन्हीं की एक स्पेसिफिक ब्लड लाइन है। यूँ समझ लेना कि आपके फुप्पा के बच्चे भी आपके पास आ गए, आपके ताया के बच्चे भी आ गए, लेकिन जो मेन बंदा है ना, जो ख़ानदान का सबसे बड़ा है, वो ज़ायनिस्ट है।
वो बैठ के पिक एंड चूज कर रहा है कि मेरी ब्लड लाइन में से कौन है जो कि हमारे कॉज को प्रॉपर्ली आके लेके चलेगा. बिकॉज इन चीज़ों को समझने के लिए ना यू हैव टू रीड अप स्क्रिप्चर्स, यू हैव टू रीड रिलीजन. जब तक आप मजहब को नहीं पढ़ोगे ना, ये टाइमलाइन क्लियर नहीं होती है, वरना बड़ी कंफ्यूजिंग से लगती है कि नहीं यार ये लोग मेहनत कर रहे हैं. इन्होंने बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद डाली जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड शुरू हुआ. उन्होंने बैंकिंग की बुनियाद नहीं डाली, उन्होंने इंटरेस्ट की बुनियाद डाली, सूद की बुनियाद डाली. यार बड़े मजे की ये बात रिलीजन थी। से समझ में आता है. मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, बट कहते हैं ना कि अगर आप मजहब को साइड लाइन कर दो ना तो इंसान की हिस्ट्री खत्म हो जाती है. सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, स्क्रिप्चर्स जो हैं बेसिकली इंसान की हिस्ट्री है. ये चीज़ मुझे सिर्फ इसलिए समझ में आई, और ये भी मुझे कोई 22 या 23 साल की उम्र में समझ में आई, क्योंकि मैं अपने मीडिया की डिग्री को सही से पढ़ नहीं पा रहा था. और मुझे किस्मत से एक टीचर मिल गया जो PhD है. उसने मुझे आके कहा बेटा फिल्म मेकिंग की हिस्ट्री को वैसे देखोगे ना सेंस नहीं बनेगी, इसको तुमने जोड़ना है वर्ल्ड हिस्ट्री से. और अगर तुम्हें राज खोलने हैं ना तो फिर ये चेक करो कि जो डायरेक्टर फिल्म बना रहा है वो कौन से रिलीजन का है. उसके रिलीजन की स्टोरीज को चेक करना शुरू करो उसकी फिल्म मेकिंग के साथ, उसके नैरेटिव्स के साथ. आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा फिल्म मेकिंग का सारा राज क्या है, कत्ता चिट्टा क्या है. यार मैंने लास्ट जो मूवी देखी थी ना जो मुझे बड़ी पसंद आई, उसका नाम था बाबेल. बैबिल, ये नेटफ्लिक्स वाली है? ना 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 ना, पुरानी मूवी है, ब्रैड पिट भी है जिसमें. अब मैं इस वक्त याद नहीं आ रही, मैं प्लीज बताइए. इस पे कोई आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा. ये बेसिकली 5-6 मुख्तलिफ तहज़ीबों की कहानी है. क्योंकि मुझे लग रहा है ये मैंने देखी. बैबिल से तो फौरन समझ में आ जाता है टावर ऑफ बैबिल की बात हो रही है. इसमें अंग्रेज भी है या इसमें अरब भी मिलेगा, इसमें चाइनीज भी ये मिलेगा. वो तो नहीं जिसमें 5 नैरेटिव एक साथ चल रहे थे? एग्जैक्टली. ये वो सेंस 8 टाइप की, लेकिन नॉर्मल नैरेटिव. नॉर्मल नैरेटिव से. ओके. और इन द एंड वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं समहाउ, बट स्टिल जम्बल्ड है, चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं. इसलिए इसका नाम रख दिया गया बाबिल. बाबिल की जो तहजीब थी ना, उसे क्या था कि वो एक ऐसा टावर बना रहे थे कि जहाँ वो अपनी तबाही तक पहुँच गए थे. वो जिद्दत में इतने आगे बढ़ गए थे. ओल्ड टेस्टमेंट में हमें चीज़ें मिलती हैं ना, वो ये मिलती हैं भाई कि वो खुदा तक पहुँचने का वो सीन कर रहे थे. ऐसा नहीं है. इंसान की फितरत है, जब वो एक मिराज से पहुँचते हैं अपनी तरक्की के, तो सबसे पहला काम अपनी तबाही का करता है. ये हमारे DNA में प्रोग्राम हमने एटम को तोड़ना जब सीखा ना, तो सबसे पहले एटम हम फाड़ दिया हमने कि इंसान पे आजमाओ पहले, इसकी एनर्जी जो है कितना जो है इंसान को सत्यानाश करेगी, इसकी जो जितनी तबकारी इसकी निकलेगी. ठीक इसी तरह वो इस तरह की चीज़ बनाने लग गए थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद, जब इंसान एक ही जगह पे इकट्ठे हुए थे इस एरिया में, मेसोपोटामिया जिसे मेसोपोटामिया जिसे हम कहते हैं, प्रॉमिस्ड लैंड. ऐसा कहते हैं फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है इसको, कि यहाँ से सारी की सारी तहजीबें दुनिया की तकरीबन यहीं से निकली हैं. इसी अरे तरह सर से बिल्कुल वही ना, उस वक्त इजराइल नहीं, उस वक्त कनान कहते थे. हाँ. तो अब सीन क्या हुआ कि जब वो इस अरूज से पहुंच गया ना, इंसान सब एक जगह पे खड़े हो गए, तो अल्लाह पाक ने उनकी ज़ुबान जिब्रिश कर दी. बाबिल का मतलब ही जिब्रिश है. जिब्रिश मतलब एक दूसरे की ज़ुबान से नावाकिफ़ हो गए. और ओल्ड टेस्टामेंट में आता है कि बुक ऑफ जेनेसिस में कि इंसान तरक्की की मिराज को तब पहुंचेगा जब वो एक ज़ुबान बोलना शुरू कर देगा. कम्युनिकेशन का इतना बड़ा चीज़ जो है मैटर करती है. जब उनकी एक दूसरे की ज़ुबान से नावाकिफ़ हो गए तो वो तितर बितर हो गए एक दूसरे से. इसीलिए कहते हैं मुल्क, खित्ते, कौमें हमेशा ज़ुबान की बुनियाद पे बनती है, मज़हब की बुनियाद पे नहीं बनती. अच्छा जी, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये मूवी है बाबिल, कि अगर ये एक दूसरे की ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं होते. जो चाइनीज़ होता है उसको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आ रही, तो अंग्रेज़ी को अरबी बोलना नहीं आ रही तो होती, तो एक छोटी सी बात से इतनी मिसकॉन्सेप्शन बढ़ती है कि लाइफ जो है वो लाइफ और डेथ का मामला आ जाता है. तो ज़ुबान बयान का इतना इम्पोर्टेंट जो है वो आंसर है. इसी ज़ुबान और बयान को या साउंड को और विजुअलाइजेशन को हमने हॉलीवुड के थ्रू दुनिया को इम्पैक्ट करते हुए देखा है. ऑब्वियसली दिखेगा सर. आप ये देख लें कि जंग अजीम जब शुरू हुई, जंग अजीम 2, तो अमेरिका ने क्या किया, प्रोपेगेंडा के सब दरवाजे खोल दिए. हॉलीवुड जो है पूरे आबोताब से चमकना शुरू हो गया कि भाई डिह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया जर्मन्स को, क्या ये तो जो है साइंसदान जो हैं यहाँ के, वो तो इंसानों पे तजर्बे करते हैं, वो जालिम है, सारी दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा, यूरोप को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, अमेरिका भी आ रहा है. और वही अमेरिका है जिसने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन पेपर क्लिप. उसी पेपर क्लिप के थ्रू वही नाज़ी के जितने भी थे साइंसदान वो अपने मुल्क में बुलवा लिए. वहाँ पे नापाक थे, यहाँ पे आके अमेरिका में आके वो पाक हो गए. ये ऐसा ही है, जब अमेरिका के लिए मुजाहिदीन लड़ रहे थे सोवियत के अगेंस्ट, तो वो सुपर हीरो थे, रैम्बो साहब आके मूवीज बना रहे थे भाई. अरे भाई 72 हूरे जन्नत की, ये सीधा सारा प्लान जो है वो ये तैयार करता था. वो पूरी जंग हुई है सोवियत यूनियन के अगेंस्ट, और वही जब अपनी बारी आई तो वो विलन हो गए.
हर वो शख्स जो किसी कौम का विलन होता है ना, उसको नोबेल पीस प्राइज इनाम दे दिया जाता है, क्योंकि वो उनके हक के लिए बेहतर है। वो लोग तय करते हैं कि कौन हीरो है, कौन बायस्ड है, ऑफ कोर्स। तो मैं आपसे चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी ना ये पीडीडी वाली, बच्चाबाजी वाली, कि वाइट ड्रेस पार्टीज होती हैं, वहाँ पे तमाम सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वहाँ पे नए नए जो बच्चे होते हैं, इनको बदतरीन तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, बदतरीन तरीके से, कि ट्रॉमा से निकल नहीं पाते। इतना बड़ा स्कैंडल था ये, मी टू से 1000 गुना बड़ा स्कैंडल था। इससे पहले एप्स्टाइन आइलैंड का आप देख लें, उसमें हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ मिलेंगी आपको, बड़े बड़े सरमाकार मिलेंगे, इनफैक्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट भी आपको मिलेंगे उसमें। लेकिन ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये आती हैं सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ। आम आदमी जिक्र करता है, मीडिया टाइकून सब खामोश रहते हैं। पीडीडी पे आपको चैनल्स पे इतना चीज़ नहीं मिलेगी, क्या बात हो रही है, इतना इतना बड़ा जो है जुल्म कैसे हो गया। वैसे तो आप अगर यूरोप में जाएं, खासतौर पाकिस्तानी तो पकड़े ही बड़े जाते हैं, देसी बड़े पकड़े जा रहे हैं। हरकतें ऐसी आप अगर 14 साल की बच्ची से सिर्फ हेलो हाय करते हुए पकड़े गए ना, बस आपका सत्यानाश है। और यहाँ पे एप्स्टाइन आइलैंड, पीडीडी, इतनी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन वो हॉलीवुड की हैं। हॉलीवुड एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा सेल है, वो दबा दी जाती हैं टेक्निकली, ऐसा ऐसा दबा दी जाती है, पता ही नहीं चलता आपको। अब सब जगह पे ट्रंप वर्सेस कैमला हैरिस बात हो रही है, दुनिया जहाँ की बातें हो रही हैं, नहीं बात हो रही इंटरनेशनल लेवल पे, तो इस पेडोफाइल कल्चर पे बात नहीं हो रही कि यार ये हॉलीवुड के अंदर रहते हुए, इतने बड़े बड़े नामों के होते हुए, ये चीज़ कैसे हो रही थी। सर असल में हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका, ये रोमन से बहुत इंस्पायर्ड है, रोमन्स और ग्रीक्स से। और रोमन्स का जब डाउनफॉल शुरू हुआ था ना, तो उन्होंने ग्लैडिएटर सिस्टम शुरू कर दिया था। आप ये भी समझे कि ये डेमोक्रेट सर्कस प्रोटेस्टेंट्स है, आपको पब्लिक को डाइवर्टेड रखना है और इस लेवल पे रखना है कि उनके पास बस इतना पैसा हो कि वो घर जाके सो सकें, और फिर उनको सुबह उठ के दोबारा परेशान होना हो। क्योंकि अगर आप 40s या 50s का यूएस उठा के देखें, तो आप एक मैकडॉनल्ड्स में नौकरी करके घर ले सकते थे, गाड़ी ले सकते थे, अपने बच्चों को पाल सकते थे, 12 से 15,000 डॉलर में घर मिल जाया करता था। इस वक्त तो आप मतलब कहाँ पे कीमतें पहुंची हुई है, मुझे तो आई थिंक मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। इस वक्त हाउसिंग बबल बुरी तरह से पूरी दुनिया में फैल रहा है और फटे पे फटे जा रहा है। अब तो आपको खाने पीने के लिए भी मतलब आपके जो 70 और 60 प्लस की यूएस पॉपुलेशन है, सर अकॉर्डिंग टू कंसेंसस 50% ऑफ देम आर राइट नाउ डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन ग्रांट्स। वहाँ पे फूड स्टैम्प्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब गवर्नमेंट लिटरली उनको महीने का 200 से 300 डॉलर दे रही है ताकि सिर्फ जिंदा रहे। जस्ट इन 70 to 80 ईयर्स इतना गंदा कोलैप्स क्यों आया है? इसमें मेन हाथ तो हॉलीवुड का ही है। आपको हॉलीवुड को क्रेडिट देना होगा कि वो इतनी प्यारी प्रोपेगेंडा मशीन है कि आप उसमें जो भी कंटेंट डालते हो वो आगे से एक तरह से ग्रैंडर और बिगर देन लाइफ होके ही निकलता है। बट मुझे इस चीज़ समझ नहीं आती, बच्चाबाजी क्यों? आपको बहुत अब यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा रिलीजन को साथ लेके चलना पड़ेगा। देखिए, दो तरह के रिलीजन्स होते हैं मेनली, एक पॉलीथियस्टिक होता है और एक मोनोथियस्टिक होता है। ठीक है ना? मोनोथियस्टिक, कोई भी मोनोथियस्टिक रिलीजन हो, वो कह रहा है कि एक ही सोर्स है जहाँ से हर चीज़ बन रही है। सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो पॉलीथियस्टिक है ना, वो कह रहा है कि यूनिवर्स में या क्रिएशन में जो कुछ है, इसकी जिम्मेदारियां अलग अलग डेमी गॉड्स को या एंटिटीज को या एवटार्स को, देवताओं को दी गई, ठीक है ना, इनको दी गई है। तो यूं समझ ले एक तरह का गवर्नमेंट ऑफिस है। अगर आपको बिल भरना है तो लेफ्ट पे जाइए, अगर आपको शिकायत करनी है तो राइट पे जाइए। और मेजॉरिटी पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स अनफॉर्चुनेटली आर बेस्ड ऑन वेरी ओल्ड डार्क रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो कि एज ब्लैक मैजिक कंसिडर किए जाते हैं। इनमें सबसे पुराना वाला ह्यूमन सैक्रिफाइस है। मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत डर लगता है बोलते हुए, लेकिन इस वक्त अगर आप हॉलीवुड की स्टेटस को देखें तो हॉलीवुड अब कोलैप्स की तरफ आना शुरू हो चुका है। मीडिया में सर एक टर्म यूज होती है, जनरेशन वॉरफेयर। फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तो पाकिस्तान को पता ही होगा, जो इस वक्त सोशल मीडिया में चल रही है। जब फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे आप आ चुके हो ना, जो भी बंदा सोशल मीडिया से इंटरैक्ट कर रहा है, वो एक तरह से अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारी मोटिवेशन एज अ कीबोर्ड वॉरियर निकाल के रात को सुकून से सो रहा है। तो ये भी पूरा एक कॉन्स्ट्रक्ट है टू मेक श्योर कि पब्लिक में इतनी एनर्जी या इतना गुस्सा ना बचे कि ये रिवोल्ट कर सके।
ये कल्चर इन्होंने हॉलीवुड के साथ सबसे पहले स्टैब्लिश किया जब हॉलीवुड के अवार्ड्स होना शुरू हुए, हॉलीवुड की स्क्रीनिंग्स होती थी, फिर अलग अलग तरह की मर्चेंडाइजिंग होती थी। आप अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को ऐसे देखते थे जैसे इनसे बेहतर कोई हो नहीं सकता। इसमें जेम्स डीन आ गया, फिर टॉम क्रूज आ गया, लोग लिटरली इनकी वर्शिप। आप इंडिया की तरफ आ जाए, आपको इस तरह के कैरेक्टर्स वहाँ भी मिलेंगे। ऐसे ही और ये आपको प्रोमिनेंटली ऐसे कंट्रीज़ में मिलेंगे जहाँ पे पॉलीथीज़म की हिस्ट्री रही होगी, क्योंकि उन लोगों को उनके डीएनए में मौजूद है वो खुदाओं वाला तस्वुर जो है। मतलब उस जनरेशन से वो चलते हुए आ रहे हैं। इसलिए मैंने ज़ायनिज़्म का वर्ड यूज़ किया कि वो वाइकिंग्स जो आए और फिर फैलते फैलते यहाँ तक फैल गए कि आपको पाकिस्तान में भी नीली आंखों वाले लोग दिखेंगे। सारे के सारे करप्ट नहीं है, लेकिन वो वाइकिंग्स जो बाकियों को लीड करके लेके आए, अनफॉर्चुनेटली आज तक वही कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को। आप 2, 3, 4 हज़ार साल की प्लानिंग को 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल में भी काउंटर कर नहीं सकते। और बैंकिंग सिस्टम तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, क्योंकि एक दफ़ा जब आपके पास इकोनॉमी का कंट्रोल आ गया है यार। अगर आपके पास इकोनॉमी का कंट्रोल है तो आपकी इकोनॉमी को हेड कौन कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। ट्रू। तो इस हिसाब से 18th या 19th सेंचुरी के बाद से जितने भी आपके किंग्स या क्वींस गुजरे हैं, जितने बिशप्स गुजरे हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस या इनके कंट्रोल में रहे। चले वो बात समझ आ गई, ठीक हो गया, रिचुअल्स भी समझ आ गए, कुर्बानी का रिचुअल हो गया, जो भी हो गया इनका। बच्चाबाजी क्यों, मतलब उसमें क्या तस्कीन है, उसमें क्या डार्क सीक्रेट्स हैं इनके? वही ना बताते हुए हिम्मत लग रही है, जवाब इसका बहुत गलीस है और बहुत बुरा है। अगर आप इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको इसकी गलाजत समझ में आएगी। सर एक बहुत पुराना केमिकल है, क्योंकि पॉलीथीज़म यूजुअली जो है ना केमिकल्स और ड्रग्स को मिक्स करने का नाम है। अगर आपको एक पत्थर को देख के इमेजिन करना है कि ये थॉर है या फिर ये ज़ूस है या फिर ये काली माता है, तो कुछ ना कुछ तो अंदर लोचा है ना, जो आपको इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। आप किसी भी नॉर्मल आदमी को ले जाके एक पत्थर के सामने बैठाओगे और कहोगे कि यार इसको खुदा मानो, वो नहीं मानेगा। लेकिन अगर हार्वेस्ट का टाइम है, सारे किसानों ने फसल काट ली है, अब उसको बेचने का टाइम है, और बेचने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ वहाँ के ज़मींदार या लॉर्ड के पास है, तो वो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेगा कि आइए, खाइए, पिए, एंजॉय कीजिए और अपने बेस्ट पॉसिबल रेट्स पे अपनी चीज़ बेचिए। उसी दौरान आपकी नॉर्स माइथोलॉजी में इनका मशरूम्स का एक ख़ास किस्म का कॉकटेल बनाया जाता था, जो कि ये अपने रिलीजियस और ये अक्टूबर में, नवंबर में जितनी हार्वेस्ट होती थी उसमें बाकायदा पिया करते थे, जिसमें सिलोसाइबिन मिली होती थी। ये साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। जिसका एक बहुत ही रिफाइंड वर्जन अब LSD कहलाता है। ओह। इसी तरह आपका हिंदू रिलीजन में आप जाते हो तो इनका सोम रस हुआ करता था, जो हिमालयन जड़ी बूटी और प्लांट से मिला के बनाया जाता था। आप उनकी गहराई में दिखेंगे तो उनमें भी आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनके साइकेडेलिक प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। तो सोचे ना, आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, 3 दिन की टाइट किस्म की रेव पार्टी टाइप है, बस 2000 साल पहले हो रही है। आप वहाँ पे आए, आपको कहा गया ये पियो, ये खुदाओं का भेजा हुआ अवतार है, ये नेक्टर ऑफ द गॉड्स है। और उसके बाद आपके सामने अगर एक प्ले प्रेजेंट किया जाता है या फिर एक एनवायरनमेंट प्रेजेंट की जाती है। अब 2024 तो है नहीं, 2020 भी नहीं है कि आप कोई फैक्ट्स जाके ऑनलाइन चेक कर सको। आपको जो कुछ दिख रहा है उस ड्रग की वजह से आपको 100% यकीन हो जाएगा कि यही गॉड है, क्योंकि आपको तो नहीं पता आपने ड्रग कंज्यूम किया है। आपको तो ये पता है कि आपने एक तरह से प्रसाद लिया है या कोई तबरुक लिया है। सही। ये कंटेमिनेशन ख़त्म की है मोनोथीज़म ने आके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी भी एक ऐसी ब्लड लाइन को बिलोंग करते हैं जो पीछे से पॉलीथीइस्ट है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये क्लियरली क्लेम कर सकता है कि वो 12 या 11 जनरेशन से ज़्यादा मुसलमान है, अगर वो प्योर पाकिस्तानी है, अनलेस वो बाहर से आया हुआ, वो अलग हिसाब है। तो मेरे ब्लड के अंदर भी कहीं ना कहीं वो वाले केमिकल लोचे मौजूद हैं। इसीलिए MK अल्ट्रा की जो रिसर्च है वो इस CIA का प्रोजेक्ट था 1958 में जो लॉन्च किया था उन्होंने। MK अल्ट्रा खाली एक चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा था। MK अल्ट्रा फोकस कर रहा था हमें ऐसे तरीके ढूंढने हैं जो हाईली इफेक्टिव हैं एक दूसरे बंदे के माइंड को कंट्रोल करने के लिए। अब उसमें जो सबसे एक्सट्रीम तरीके थे वो टॉर्चर की टेक्निक्स थी, जो गुआंतानामो बे में बाकायदा प्रैक्टिस हुई हैं, आज तक होती हैं। दुनिया की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सारे इन प्रोसेस से अच्छा खासा अवेयर। अगर मेरे जैसा बंदा अवेयर हो सकता है तो सोचिए उनको कितनी डिटेल में मालूम होगा। अब MK अल्ट्रा का जो पूरा प्रोसेस है वो इंस्पायर्ड है इन पुराने पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स और सैक्रिफाइसेस से। अगर आप 3 से 4 हज़ार साल पीछे जाते हैं ना तो बाकायदा ह्यूमन सैक्रिफाइसेस की जाती थी। आपको मायन कल्चर में ये बहुत मिलेगा, और स्पेसिफिकली फोकस किया जाता था वर्जिन्स के ऊपर। एक वर्जिन्स और दूसरा नाबालिग बच्चे। सर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेजेंड है, इसको कोशिश कीजिएगा आप ना रिसर्च करें। मेरी ऑडियंस बड़ी है वो करेगी लाजमी। सर एक केमिकल आता है जिसे आप एडिनोक्रोम कहते हैं। ये केमिकल इंसान की बॉडी
या जानवर की, किसी भी जिंदा मखलूक की बॉडी उस वक्त प्रोड्यूस करती है जब वो इतनी डर चुकी होती है कि उसको यकीन होता है कि अब मैं मरा के मरा। ये डार्क वेब समझते हैं सर? जी बिल्कुल समझते हैं। यूँ समझ ले इंटरनेट लाइसेंस के साथ चला रहे हो ना, तो डार्क वेब आप बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हो, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरनेट है। तो डार्क वेब के ऊपर एड्रीनोक्रोम इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली सॉट आउट ड्रग्स। मतलब आप यूँ समझ लो कि एक ड्रॉप भी आपको हज़ारों डॉलर का पड़ जाएगा, और ये आपको 90% ऑफ द टाइम मिलेगा भी नहीं, लोग आपको स्कैम ही कर रहे होंगे। क्योंकि एड्रीनोक्रोम को निकालने के लिए आपको एक इन्फेंट को इतना डराना है कि उसकी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो एड्रीनोक्रोम प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, और रियल टाइम में उसको सैक्रिफाइस करते हुए आपको ये उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। क्योंकि जैसी ह्यूमन बॉडी डाई करती है एड्रीनोक्रोम प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। एड्रीनोक्रोम वही केमिकल है जिसकी वजह से ड्रैक्युला का लेजेंड इतना पॉपुलर हुआ कि ये लोगों का खून पीता था जिंदा रहने के लिए। एड्रीनोक्रोम इज दैट एग्जैक्ट केमिकल। वैसे ड्रैक्युला ने ये कभी नहीं किया, ब्रैम स्टोकर की कहानी काफ़ी डिफरेंट है, उसमें फैंटेसाइजिंग बहुत ज़्यादा की गई है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि वाकई में वैम्पायर्स होते हैं या नहीं होते, तो उसमें मैक्सिमम जो आपको ट्रूथ मिलेगा लेजेंड में, जो कि बहुत सारे पॉलीथियस्टिक लेजेंड्स में भी है, पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स में भी है, वो एड्रीनोक्रोम का लेजेंड है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस या लाइफ सैक्रिफाइस करनी है और उसको लाइफ पीना या चबाना है। क्यों चाहिए एड्रीनोक्रोम? सर एड्रीनोक्रोम के अंदर ऐसे सिंपल करके भी समझाना है, मुश्किल करके भी समझाना है। अगर आप सिंपल जुबान में समझे तो कहा यह जाता है कि एड्रीनोक्रोम कंज्यूम करने से आप कभी बुढ़े नहीं होंगे और मरोगे नहीं, आपकी बॉडी को हमेशा यूथफुल रखेगी। साइंटिफिकली कहा जाता है कि एड्रीनोक्रोम, साइंटिफिकली इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि एक छोटा बच्चा होता है, उसकी बॉडी में जो स्टेम सेल्स बन रहे होते हैं, स्टेम सेल रिसर्च आजकल बहुत चल रही है ना, आपके बाल गिल रहे हैं, स्टेम सेल थेरेपी करा लो, वापस आना शुरू हो जाएंगे। हार्ट डैमेज है, उसके अलग से स्टेम सेल्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज एक हद तक स्टेम सेल थेरेपी से किया जा रहा है। तो ये स्टेम सेल इतनी पावरफुल चीज़ है कि आजकल कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इसको सिंथेटिकली बनाया जाए। लेकिन साइंस इस बात को मानती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले 6 महीने से लेके 2 से 3 साल की उम्र तक उसकी बॉडी इतने स्टेम सेल्स बना रही होती है। मतलब यूँ समझ लें कि इस वक्त मेरी बॉडी अगर स्टेम सेल्स बना रही है ना, तो जो लिवर के स्टेम सेल्स हैं वो खाली लिवर को रीजेनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक छोटे बट्टे के अंदर जो स्टेम सेल्स निकल रहे हैं, जिनको पुराने लेजेंड्स में एड्रीनोक्रोम कहा जाता है, वो आप बॉडी के किसी भी हिस्से में इंजेक्ट कर दें, वो उसको रीजेनरेट कर देंगे। अगर आपको एक पूरा सिस्टम खड़ा करना है इस तरह का कि आपको सारी ज़िंदगी जितनी भी आप चाह रहे हो कि आपकी हो, उसमें आपको फ्री का एड्रीनोक्रोम मिलता रहे। अगर आपको किसी भी तरह की सेक्सुअल फैंटेसीज फुलफिल करनी है तो आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, तो आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो दिखने में इतना ग्लैमरस है कि हर बंदे का दिल करेगा यार मुझे एक बार फिल्म में आना है, यार मुझे एक बार 5 मिनट के लिए टीवी पे आना है, यार मैं थोड़ी देर के लिए वायरल हो जाऊं। उसको ये नहीं पता कि ये पूरा जो सेट खड़ा हुआ है लकड़ी के डंडों पे खड़ा हुआ है और पीछे एक बुढ़ा सा काला सा आदमी बैठा हुआ है। एक दफ़ा आप उससे मिल लोगे तो आपको जस्टिन बीबर की कहानी समझ आ जाएगी। आई रियली डोंट वांट कि किसी को समझ में आए, मैं भी नहीं चाहता कि मुझे उस लेवल पे एक्सपीरियंस वरना बचाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर ये जो सिस्टम है ये अभी से नहीं चल रहा। ये 3 से 4 हज़ार साल पहले जो पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स होते थे उनमें जो लोग इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते थे, इसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हो। सबसे पॉपुलर एग्जांपल इसमें क्लियोपैट्रा की है। क्लियोपैट्रा आजकल एज अ क्लोथिंग ब्रांड भी दिया जाता है। मतलब क्लियोपैट्रा ने अपनी ज़िंदगी में क्लेम किया था कि मैं डायोनाइसिस की रीइंकार्नेशन हूँ, मतलब मैं खुदाओं में ज़मीन पर दोबारा पैदा हुई हूँ तुम लोगों के मसले हल करने के लिए। ये क्लियोपैट्रा की बात कर रहा हूँ। आप 3 या 4 हज़ार साल पहले जाएँ, आपको इतने अजीब अजीब कहानियाँ मिलेंगी कि लोगों ने पता नहीं क्या क्या आवाम के साथ किया है। अगर आप बेबल की तरफ जाते हैं, बैबल जो ओरिजिनल बैबल था और से जो निकला हुआ है मेसोपोटामिया से, वहाँ पे तो बेसिक लॉ होता था कि उनकी जो आर्मी है जब ये जंग जीत के वापस आती थी तो इनको खुली छूट होती थी कि ये किसी भी औरत को पकड़ के उसके साथ जो चाय कर सकते हैं और किसी भी घर में जाके जो चाय खा सकते हैं। दिस वाज सपोज्ड टू बी माले गनीमत फॉर देम इन दैट टाइम। ये मैं आपको काफ़ी PG-12 कर करके चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप सोचें उस ज़माने के लोग और कितनी डार्क प्रैक्टिसेस करते होंगे जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट भी की हुई हैं और काफ़ी हद तक उनको आज तक जिंदा भी रखा हुआ है। या मैं जन्नत या काले जादू के हवाले से ना जब भी मैंने वीडियो बनाई है ना तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा जिक्र करता हूँ एनर्जीज़ का। हाँ, वाइब्स, एनर्जीज, डार्क एनर्जी, बैड एनर्जी, गुड एनर्जी। सर टेस्ला ने कहा है ना, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, फ्रीक्वेंसी, क्या नाम है, एनर्जी एंड टाइम, ये 3 चीज़ें इनकी सिर्फ आपको बेसिक ही समझ आ जाए। इसीलिए काले जादू में बच्चों की कुर्बानी या बच्चों का खौफ, क्योंकि एक बच्चे के ना हर जो इमोशन होता है बड़ा प्योर होता है। वो खुश होगा ना तो प्योर खुशी होगी। अब कभी भी किसी बच्चे को स्माइल करते हुए देखेंगे ना, आप जितना भी डिप्रेस होंगे ना, चाहे वो बच्चा आपका नहीं भी है, आपके चेहरे पे एक स्माइल आएगी।
कंटेजियस किस्म की होती है इनकी हंसी, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्माइल है, फ्रॉम द कोर आ रही होती है ना, रूह से हंस रहे होते हैं। इसी तरह उनका जो डर और खौफ होगा ना, वो प्योर खौफ होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई और आंसर नहीं होगा, वो डर रहे होंगे तो डर सामने आ रहा होगा। तो ये जो होते हैं ये एक्सट्रैक्टर्स होते हैं काले जादू वाले, ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप इसको यूं देखो ना कि एक ह्यूमन बॉडी जो है ये इस एटलीस्ट जो यूनिवर्स हम जानते हैं और अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि 2 रोटी पे अब 8 घंटे मेहनत कर सकती है और अपने आप को खुद रिपेयर कर सकती है। तो एक तरह से आपकी बॉडी एक तरह का जनरेटर है। अगर आप सिर्फ अपने स्टमक को देखो, पूरे अर्थ का सबसे पावरफुल एसिड आपके स्टमक में है। तो एक तरह से आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर हुए ना, आप पोटेशियम खा रहे हो, आप कैल्शियम खा रहे हो, ये पेट में जाके रिएक्शंस कर रहे हैं और फिर उन रिएक्शंस की बेस पे आपकी बॉडी या तो रीजेनरेट हो रही है और गलत चीज़ खा रहे हो तो उसको डैमेज कर रहे हैं। प्रॉपर न्यूक्लियर रिएक्टर हो सर आप। और अगर अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो आपने अभी सिर्फ कुछ नहीं करना, धपा के खुल के स्टेम सेल जनरेट करना है, तो एक बच्चे की वाइब कितनी प्योर होगी। आप तो सिर्फ ये कह रहे हो ना, उसको देख के स्माइल होता है। जो बाकी एंटिटीज़ हैं वो तो घेर के बैठी हुई होती हैं कि किसी तरह से इन एंटिटीज़ को खा लिया जाए, कि इन पर हम चिमड़ जाए। जैसे पंजाबियों में बहुत पुरानी एक कहावत है, जब बच्चा पैदा हो ना तो फ़ौरन उसको काला धागा बांध दो। हाँ, पहले मुझे नहीं समझ में आता था क्यों बांधते हैं, मैंने अपने बेटे को नहीं बांधा और फिर मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा कि मेरा बेटा कभी दीवार से बात कर रहा है। पंजाबी फैमिली से हो ना, पंजाबी फैमिली में अगर आप मतलब रूरल एरियाज में जाते हो तो वहाँ पे अभी भी अनफॉर्चुनेटली मैजिक बहुत प्रैक्टिस होता है। तो मेरी फैमिली के कुछ कोने कुचोड़ों में ये चीज़ प्रैक्टिस हो रही थी। मैं बेवकूफ़, मैंने कहा कुछ नहीं होता जी, अल्लाह हमारे साथ है। मैं 20 बच्चे को लेके घुस गया और उसका मुझे लिटरल इम्पैक्ट दिखा, बच्चे के ऊपर असर आया। 2 से 3 घंटे सोएगा, फिर अचानक से चीख के उठेगा, हवा में किसी चीज़ को यूँ पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, रो रहा होगा। मतलब 1-1.5 साल का बच्चा क्या समझाएगा उसको क्या दिख रहा है उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर इस एक चीज़ को टेस्ट आउट करना पड़ा। मैंने वो धागा बांधा, उसकी लिटरली नींदें कंट्रोल में आना शुरू हो गई, बिकॉज अपेरेंटली दैट लिटिल पीस ऑफ थ्रेड वाज वर्किंग एज अ फ्रीक्वेंसी, एक तरह से सप्रेसर। बच्चे की जो पूरी वाइब है ना वो खुल खुल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, वो काला धागा उसको किसी तरह से सप्रेस कर रहा था। अब मेरा बेटा बिल्कुल नॉर्मल है मेरी, लेकिन मुझे इस चीज़ से इतनी फट गई है कि मेरा वो धागा काटते हुए फटती है कि इसकी फिर से फ्रीक्वेंसी ना पता लग जाए किसी को। यार दूसरा सोचिए ब्लैक मैजिक में कितना इंटेंसली इस चीज़ों को कर रहे होंगे। मेरा बहुत हल्का सा एक्सपोजर है, मैंने बता दिया। आप ये देखें ना, दूसरी चीज़ हमने जिक्र किया प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। अरे हमने कुछ भी जिक्र नहीं किया सर अभी। इसमें आप ये देख लें कि ये खुद जिस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, माइंड, MK अल्ट्रा वाज ऑल माइंड कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी के थ्रू, एनर्जी के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, साउंड के थ्रू, विजुअल के थ्रू, माइंड कंट्रोल। इस तमाम चीज़ें जो आती हैं जो मेटाफिजिक्स के थ्रू इर्द गिर्द घूमती हैं। इंसान बेसिकली 2 चीज़ों का मुरक्कब है, मिक्सचर है, एक उसकी फिजिकल बॉडी, एक उसकी स्पिरिचुअल बॉडी। माइंड कंट्रोल का जितना भी आपने इंसान का काम करना है ना सर, आपने स्पिरिचुअली करना है उसके साथ काम, उसकी एनर्जीज को कंट्रोल करना है आपने। अगर आप इसको बहुत बेसिक लेवल पे अगर तोड़ना चाहें तो आपने बॉडी का स्पिरिट से कनेक्शन तोड़ना है। Exactly. और उसको अल्टरनेट सोर्स से कंट्रोल करना है। हमें बता दिया कि भाई ये तो कुछ चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये क्या सूडो साइंसेस एंड ऑल दैट, खुद वो प्रैक्टिस करते रहे। 2018 में पब्लिकेशन आई है CIA की। जब आपको पता ही नहीं है कि पिज्जा होता है तो आप तो नान ही खाओगे ना। एग्जैक्टली हमें ना एक तरह का 2 डायमेंशनल क्रिएचर बना के रख दिया था, एक डायमेंशनल से हमें वैसे ही काट दिया गया बिल्कुल ही। अब MK अल्ट्रा क्या है प्रोजेक्ट? अब मुझे उसके बारे में बताओ थोड़ा सा, MK अल्ट्रा के बारे में। मैं क्या बताऊं जी, मैं तो कहता हूं जाके गूगल पे लिखें। अब तो इतने खुले तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डीक्लासिफाई कर दिया हुआ है। MK अल्ट्रा स्टार्ट हुआ था पेपर क्लिप के एज अ सीक्वल, क्योंकि उनके पास जितने भी नाज़ीज़ आए थे इनमें से बहुत से ऐसे थे जो कि ह्यूमन टॉर्चर में और ये आपके ड्रग्स के अंदर वो लोग उसको एक्चुअली ड्रग्स नहीं कहते थे, वो लोग इनको पोशंस कह रहे होते थे। क्योंकि आई हैव टू अंडरस्टैंड, नाज़ीज़ अपने पीक पे सबसे ज़्यादा रिसर्च ब्लैक मैजिक पे और एलियंस पे कर रहे थे। देखिए सर, आपके नाज़ीज़ ने जो पावर पकड़ी है वो पकड़ी है हिटलर की वजह से। और हिटलर खुद कभी जर्मन नहीं था, वो ऑस्ट्रियन था। उसको बाकायदा प्लांट किया गया क्योंकि इनको एक ऑल्टरनेट वॉर खड़ी करनी थी, एक ऐसी जंग मारनी थी पूरी दुनिया में जिसकी वजह से सारी पावर्स का एक्सेस शिफ्ट हो। उस वक्त एक्सेस काफ़ी डिफाइंड थे ना, यूएस को इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक आइसोलेटेड आइलैंड था उसको कोई रीच नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसकी एक सुप्रीमेसी, उसका ज्योग्राफी उसकी सबसे बड़ी पावर है। और यहाँ पे रशिया था, रशिया की एक सुप्रीमेसी, रशिया का मौसम उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब रह गए छोटे छोटे चिल्लड़, जिसमें हो गया फ्रांस, जिसमें हो गया इटली, जिसमें हो गया जर्मनी भी आ गया इसमें, फिर और वियना और इस तरह करके छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो आपको ज़ायनिज़्म को इस तरह से समझना है कि उन्होंने फाइनेंस के थ्रू नीचे से तो सबको खोखला कर दिया, अब हमें एक आर्मी की ज़रूरत है जो जाए और पूरा एक सफ़ा चट मारे ताकि हम मैप्स को दोबारा रीड्रॉ करें। उसके लिए बेसिकली नाज़ीज़्म को प्लांट किया गया। अब शुरू में
हिटलर ने बहुत अच्छे से ली। आप हिटलर की शुरू की चीज़ें पढ़ोगे, आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ये बंदा जो है ये कत्ल गारत वाला बंदा, आर्टिस्ट आदमी था यार। आर्ट इतना प्यारा मैं हैरान परेशान, वो बंदा पेंटर आर्टिस्ट टाइप का आदमी यार। लेकिन जब उसको एक सिस्टम में डाला गया, एक मशीन में डाला गया, एक ऐसे प्रोसेस में डाला गया जो हज़ारों साल पुराना था, तो इवेंचुअली उसने मेन कैंप लिखी, उसकी लिखी हुई किताब है। मतलब मेरे हिसाब से वो किताब बैन नहीं होनी चाहिए, वो आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से एक इंसान कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। सर, नाजीज़म के अंदर इतने हाई इन्फ्लुएंसेस थे कि जो उनका एग्जिस्टिंग कल्चर है उसको जड़ से तबाह करना है और नया कल्चर लेके आना है। इस चक्कर के लिए सबसे ज़्यादा जो फंडिंग की गई इसकी हिटलर की, वो सारी की सारी आपकी ज़ायनिस्ट के थ्रू की गई। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई है, पूरी दुनिया ने कह दिया जर्मनी आप जंग हार गए हो, अब आप हथियार नहीं बना सकते, बाकी जो बनाना है बनाओ। इतनी गुर्बत आ गई कि मिलियन मिलियन के फ्रैंक के जो इनके नोट छपना शुरू हो गया। उसमें एक बंदा आता है हिटलर, वो कहता है नहीं घबराओ, हम आर्यन हैं, हम वो नस्ल है जिसको खुदा ने पैदा ही सिर्फ इसलिए किया था कि तुमने बाकी सब पे हुकूमत करनी है। और ये सिस्टमैटिकली कर रहा है, ये नहीं अचानक से एक दिन आगे कहता है जाओ सबको मारो। आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमैटिकली कर रहा है। पहले उसने एक पार्टी खड़ी की, फिर पार्टी में आहिस्ता आहिस्ता पावर। मुसोलिनी से मुतासिर थे ना, फाशिज्म वहीं से मुतासिर था ना ये भी, सब कुछ हमारे लिए बना है दुनिया में। मतलब फाशिज्म की जो सबसे प्रोमिनेंट डेफिनेशन वर्ल्ड वाइड पहली है, उसका क्रेडिट आप हिटलर को ही दोगे। और हिटलर को साफ साफ दिख रहा था कि इस वक्त जितना भी कंट्रोल है, जितना भी इकोनॉमिक कंट्रोल है जर्मनी के अंदर एक्टिव, वो सारा का सारा ज्यूज कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि रिमेंबर रॉथस्चाइल्ड, वो 17वीं सेंचुरी से उनकी वहाँ बेस बनी हुई है। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये हथियार बना सके, ये एक्सपेरिमेंटेशंस कर सके, सबसे पहले उसने पुराने सारे नेटवर्क्स को काटना शुरू किया और उनको उठा के बाहर फेंका ताकि मैं खुल के अपनी आर्मी बना सकूं। और वर्ल्ड वॉर 2 का जो पॉइंट आया उस वक्त इसके बाद इतनी बड़ी आर्मी खड़ी हुई थी कि ये जहाँ घुसता था लोग यूँ हाथ उठा उठा के सरेंडर कर रहे होते थे। मोस्ट लोग समझते हैं कि इसमें कमाल उसकी टेक्नोलॉजी का है, उसमें कमाल उसकी टेक्नोलॉजी का है, लेकिन उसके अलावा पूरी नाजी आर्मी को इंक्लूडिंग एडोल्फ हिटलर हिमसेल्फ स्टैंडर्ड इशू मेडिसिन होती थी जिनको ये पोशंस कहा करते थे। सर ये आप जाके डबल चेक कर सकते हैं, हर एक नाजी सोल्जर को मेथाम्फेटामिन की गोली दी जाती है। इसका मुझे पता है, उस जमाने में से पर्वटिंग, क्योंकि पैदल मार्च करना होता था भाई। और जो कॉकटेल हिटलर को मिलती थी, अगर एक सोल्जर को एक गोली मिल रही है ना, तो हिटलर को रोज का इतना बड़ा एक जग मिलता था जिसमें पता नहीं दुनिया भर का क्या अलम गलम मिला होता था। उसने एक विच डॉक्टर रखा हुआ था जिसका सिर्फ काम ये था कि तुमने मुझे ऐसे कॉन्कॉक्शंस बना के देने कि मैं सुपर ह्यूमन बिहेव कर पाऊं। एंड में हिटलर को हराया कैसे है? हिटलर को ये कभी हरा नहीं पाए सर। इन्होंने जाके क्या किया, इनकी जो मेडिसिन प्रोडक्शन है और जो वेपन प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज हैं उनको जाके बम्बार्ड किया। और ये बम्बार्डमेंट भी इतनी सिस्टमैटिकली हुई कि ये बम्बार्डमेंट शुरू हुई है तो जो टॉप ब्रास थी ना आपकी नाजीज़म की, वो बहुत सिस्टमैटिकली साइड से ऐसे थर्ड करके स्लिप आउट होना शुरू हो गई। आपको जर्मनी के जो टॉप ब्रांड जितने भी दिखते हैं, यहाँ तक कि आप फैंटा की स्टोरी उठा के देख लें, फैंटा इजाद तब हुई है जब ये आपका क्या नाम है, जर्मनी के ऊपर ये सारे लॉक्स लगे हैं। जर्मनी को क्रेडिट जाता है एक्सप्रेशनिज्म बनाने का, एक खास किस्म की फिल्म मूवमेंट है जो इजाद उन्होंने की है। ये सारा ये डिप्रेशन के दौर में कर रहे थे। तो आप मुझे खुद बताओ ना, एक मुल्क है जिस पे सैंक्शंस लगे हुए, उन पर खाने पीने के नहीं है, उनका एक एक नोट 1 मिलियन फ्रैंक का पकड़ा है, तो फिर उनको ये सारी चीज़ें कौन फंड कर रहा है और क्यों फंड कर रहा है? और इनको पावरफुल करने से किसी और को क्या फ़ायदा होगा? इनको पावरफुल करने से सबसे बड़ा फ़ायदा नाज़ीज़ का था। आई एम सो सॉरी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा लग तो ये रहा था कि नाज़ीज़ का होगा, लेकिन मेन फ़ायदा ये था कि इनको एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाना था कि इकोनॉमीज़ जो है ना वर्ल्ड वाइड चले, एक जगह से कंट्रोल ना हो। उस वक्त जर्मनी से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रही थी। अब ये जो ड्रग है जिसको आप एम्फेटामिन कहते हैं, ये ड्रग जिस तरह से माइंड पे MK अल्ट्रा ने कौन से ड्रग्स को जो है वो सर कौन सा नहीं है, आप इनकी जो डिटेल रिपोर्ट्स निकाल लें उसमें सारे ड्रग्स मौजूद हैं। मॉर्फिन हो गया, कोकेन हो गया, एम्फेटामिन्स तो बहुत अब मशहूर हो चुका हुआ है, उसमें ब्रेकिंग बैड का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ। इसके अलावा बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जिनके नाम लेते हुए भी मेरा जो है ना मुंह अजीब हो जाता है क्योंकि लंबे लंबे नाम है। इनमें से एक डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन है, फिर आपके पास मेस्केलिन है, और इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी को एक्सट्रीम एक केमिकल है जो आपके पाइनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। उसको सिक्रीट करने के लिए आपको अपनी बॉडी को कंप्लीट कट ऑफ करना है लाइट से और साउंड से। आपने आइसोलेशन चेंबर्स वगैरह का शायद नाम सुना होगा। इस तरह के चेंबर्स होते हैं जिनके अंदर आप अपनी बॉडी को रख दो तो ना आपको कोई आवाज़ आएगी ना आप किसी चीज़ को देख पाओगे। अब ये कहाँ से आ रहा है? ये इंस्पिरेशन एक्चुअली रिलीजन से आ रही है। ये मोस्टली सूफीज और दरवेशेस से आ रही है जो कि मज़ारों में, मतलब वही ना, जंगल में निकल के कोई एक ऐसा कोना ढूंढा।
मुराकबे से। अब आपको रिलीजन की सेंस है तो आप पकड़ पा रहे हो कि इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट का है। अब हम्म। इनको ढूंढना था इसका नेगेटिव एस्पेक्ट, इसलिए MK अल्ट्रा ने सबसे पहले ड्रग्स पे टेस्टिंग की और उन्होंने वो नाजीज उठाए जो कि ऑलरेडी ये ड्रग्स मार्केट में या फिर रियल टाइम फील्ड में यूज़ कर चुके थे, और उनसे कहा अब हमें इसका डेटा एनालिसिस करके दो कि हम ये सेम इफेक्ट बगैर ड्रग दिए कैसे कर सकते हैं। और ये रिसर्च इन्होंने इंस्टेंटली रोकी थी 1971 में, क्योंकि 1960s में जो आपका पूरा हिपी कल्चर आया था उसमें आम लोगों की नॉलेज के बगैर हर चीज़ को डबल ट्रिपल लेवल पे टेस्ट किया गया। 1971 तक इनको मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े MK अल्ट्रा के, बहुत आराम से मिल जाएगा। मेंटली इल बंदों को टेस्ट किया गया है, आम देहातियों को टेस्ट किया गया है अमेरिका के अंदर ही। सर आप नाजी के बारे में बात करते थे कि वहाँ के साइंटिस्ट जो इंसानों पर टेस्टिंग करते हैं जालिम लोग हैं, आप सर इस दौर में करते रहे। सर आपकी जो माइंड की ग्रूमिंग है ना वो जिस तरह से हुई भी होगी उसी तरह ये ड्रग्स आप पे काम करेंगे। और ये वाली जो ड्रग्स है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनको एक अलग कैटेगरी दी जाती है, इनको साइकेडेलिक्स कहा जाता है। इनको साइकेडेलिक्स इसलिए कहा जाता है, ये वर्ड ही एक्चुअली जो आपके ग्रीक से निकला हुआ साइकीडेलिक्स, वो चीज़ जो आपकी साइकी को ऑल्टर करते हैं। इस वक्त आपकी जो इजरायली आर्मी है जिसे IDF कहते हैं, उनके जो सोल्जर्स वापस आ रहे होते हैं ना, जो कि सबसे ज्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं ट्रॉमा की, PTSD की, हमने बच्चों पे मिसाइलें चलाई हैं। एक ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसने टैंक चढ़ाया था किसी फलस्तीनी के ऊपर। अब आप यकीन करेंगे सर, इनको स्टैंडर्ड इशू जो है ये सिलोसाइबिन पिल्स दी जाती हैं 200 300 मिलीग्राम्स की, क्योंकि सिलोसाइबिन अपेरेंटली इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रीट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड ट्रॉमा, जो आज से 4000 साल पहले वाइकिंग्स कर रहे होते थे। इतने मशरूम्स खा लेते थे कि इनके लिए नाम मशहूर होता था बर्जरकर, कि ये अगर ये फौजी आया ना तो ये जाएगा या तो मारेगा या मरेगा, ये वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसने ड्रग्स कर करके अपने माइंड में ये बिठा लिया था कि अगर मैं मरा तो मैं सीधा वालहाला में जाऊंगा, जिसको आज के ज़माने में आप कहते हो 70-72 हूरें मिलेंगी। आपका माइंड एक्चुअली प्रोग्राम्ड है, आपका माइंड चाहता है मुझे कोई चीज़ चाहिए जिसको मैं हुक इन जाके करूँ, कोई ऐसी चीज़ कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं बिल्कुल सही हूँ, ये चीज़ मुझे मिल गई तो मेरी ज़िंदगी सफल है, ये चीज़ मुझे मिल गई तो इसके बाद मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। पॉलीथियज्म आपको केमिकल्स के ज़रिए ऐसे गॉड्स आपके दिमाग में प्लांट कर देता है, जिसे साइकी में आर्केटाइप्स कहते हैं, कि आप फिर उसी की बात सुनते रहते हो। अगर आप साइकोलॉजी को प्रॉपर्ली देखो तो आपको रियलाइज़ होता है कि वो जो चीज़ें आप अपने दिमाग में सुन रहे हो वो एंटिटी आपसे बात नहीं कर रही है, आपको बचपन से जो जो चीज़ें बताई गई थी बस अब उसने एक शक्ल ले ली है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको अलग अलग डिसऑर्डर्स के तौर पे भी कहा जाता है, जिसमें आपका बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ जाता है। इन्हीं चीज़ों को इस पर ट्रीट साइकेडेलिक से किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये कोशिश कर रहे हैं कि IDF के जो सोल्जर्स हैं जो कि बेचारे फ़लस्तीनियों के ऊपर मिसाइलें मार मार के आ रहे हैं, उनको जो ट्रॉमा हो रहा है उसको भी वो इससे ट्रीट करें, और 70% वो ट्रीट कर पा रहे हैं। जो आप खुदकुशी के केसेस देख रहे हो ये वो 30% केसेस हैं जिन पे साइकेडेलिक्स भी काम नहीं कर रहे हैं। यार अगर हम बात करें इसकी, MK अल्ट्रा की मजीद में बात करूं, हम अभी तक MK अल्ट्रा की ही बात कर रहे हैं, ये बहुत गहरा खड्डा है सर। उसका एक जो आपने मेन चीज़ बताई ना कि भाई अल्टरनेट था उस चीज़ों का, जो पोर्शन के बगैर वो चीज़ें किस तरह से हासिल की जा सकती हैं, और हासिल की। अगर हम देखें कि ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है, ये हमें सुनते भी हैं, हमें देखते भी हैं, एक एल्गोरिथम आया, अब सोशल मीडिया के थ्रू वो हमारी पहले हरकत जांचते हैं क्या देख रहा है क्या कर रहा है, फिर उस तरह की चीज़ें हमें दिखा के हमारा माइंड कंट्रोल अब भी कर रहे हैं। पर MK अल्ट्रा जदीद दौर में इसके थ्रू, मोबाइल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अब भी जो है वो नाफिजुल अमल हुआ है, दिमाग चेंज कर रहा है, दिमागों को ज़ॉम्बीज कर रहा है। मैं इस बात से सिर्फ इतना इख्तलाफ करूँगा, दिमाग को नहीं आपकी रूह को ज़ॉम्बी कर रहा है, क्योंकि आपकी रूह जो है ना वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगी, और अपनी रूह को फील करने के लिए आपको रिलीजियस होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझ लें, आपको 2 तरह के सिग्नल्स आते हैं आपकी बॉडी में ना, 3 दिमाग है और आपको 2 तरह के सिग्नल आएंगे। एक ये दिमाग है, ये मोस्टली मोटर कंट्रोल कर रहा है और मेमोरी कर रहा है। सही। फिर एक ये दिमाग है, ये आपके इमोशंस को रेगुलेट कर रहा है, जिसको आप गट भी कहते हो ना, मेरी छठी हिस्स। और तीसरा जो आपका ब्रेन है, जिसको आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी में एक रेगुलेटिंग पावर रखता है, वो आपका हार्ट है, क्योंकि हार्ट के अंदर भी मेमोरी स्टोर होती है। सर कुरान पाक में बकायदा लिखा हुआ है जो अंधे गूंगे बहरे नहीं देखते हैं। क्यों? ये नहीं कहा कि वो बहरा होगा या अंधा होगा, वो क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनके दिल स्याह पड़ गए हैं, दिल पे मोहर लगा दी गई है। यानी कि जब दिल पे मोहर लग जाती है ना, तो इंसान की जो कॉन्शियस होता है बेसिकली वो किसी काम का रहता नहीं है, फिर वो एक रिपोर्ट बन जाता है, इमोशन खत्म हो जाता है उसके अंदर से, सच गलत को पहचानने में। इसका एक मोटा मोटा वर्ड यूज होता है एम्पैथी। अभी एम्पैथाइज नहीं कर सकता। यस, एम्पैथाइज करना एक सुपर पावर है सर। सोचे आपके सामने एक बंदा बैठा है, आप उसको समझ पा रहे हो। सिर्फ अगर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थेरेपी
इन 2024 जो मेरी साइकोलॉजी को पढ़ के आई है, क्योंकि मैं फारिग टाइम में बहुत पढ़ता हूँ, वो सिर्फ इतनी है कि आप एक बंदे की बात सुन लो और उसको यकीन हो जाए कि आपको समझ में आ गया उसने क्या बोला। सर अल्लाह पाक जब भी ये तसल्ली देता है ना अपने होने की, तो आखिर में कहता है समीउन बसीर, मैं देखता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ, मैं देखता भी हूँ। यानी कि आपको तसल्ली दे रहा है कि यार मैं तुझे देख भी रहा हूँ, मैं तुझे सुन भी रहा हूँ, एम्पैथी, ताकि फील हो वो वाला। और यहाँ पे देखें, इसको पार्ट 2 भी करेंगे, लेकिन आपने जो बर्जर्क वाली बात बताई थी ना, बर्जर्कर वाली, सर उस पे ना एक कहावत भी है। अच्छा, हो गया? वो कहावत इस तरह से है कि ये जो होते हैं ना, भेड़ होती है, मक्खी, तो ये जाती है परवाने के बादशाह के पास। एक हकायत है बड़ी मशहूर। ओके, गोनी मैंने सुनी भी नहीं है। परवाने जो होते हैं ना, जो शमा का परवाना रोशनी की तरफ जाते हैं, तो परवाने के पास जाते हैं, कहता है कि हमें इतने बुरे तरीके से पुकारा जाता है, तुम्हें शायर जो हैं तुम पे गज़लें लिखते हैं और शेर लिखते हैं कि परवाना तो मुझे भी परवाना बनना है। तो वो कहता है ठीक है, जाओ रोशनी को तलाश करो, शमा को तलाश करो, जाओ। वो भेड़ जाती है, देखती है, रोशनी तलाश करती है, आके बताती है कि जी मैंने रोशनी तलाश कर ली, वहाँ रोशनी थी, वहाँ शमा जल रही थी, तो अब मैं परवाना हो गया। तो उसको जवाब देता है, अगर तुम परवाने होते तुम वापस ही ना आते। परवाने का काम ही ये है कि जहाँ शमा मिल जाए वहीं मर जाए, वहाँ पहुँच के मर जाए। तब वही चीज़ उसको परवाना बनाती है, वही चीज़ उसको शायरी पे जगह देती है। तो बजरकर जो थे वो इस नशे में होते थे कि उनको वापस नहीं आना है, वो जाएंगे, मरेंगे, मारेंगे, 2 चीज़ें लाइफ में उनको वापस नहीं आना है, वो मर के आएंगे। उनका टारगेट यही है कि मैंने जाके शहीद होना है। मतलब शहीद वर्ड उनके लिए एक्चुअली क्लासिफाई नहीं होता है, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन उनको यकीन है मैं मरा, मैं सीधा वालहल्ला में जाऊंगा, वहाँ पे लाइन से बड़ी सी एक टेबल रखी हुई है, मेरे लिए इतनी सारी वाइन, उनके लिए एल होती थी, एल रखी होगी और ब्रेड रखी होगी, और गॉड्स मुझे खुद आगे कहेंगे कि बेहतरीन काम किया यार। तलत साहब बड़ा मजा आया आपसे बात करके यार। अभी तो सर हमने छेड़ा भी नहीं, अभी तो एमके अल्ट्रा में कहाँ घुस गए। लेकिन एमके अल्ट्रा, उसके अलावा 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बात करेंगे, क्योंकि एक टाइम लिमिट काफी क्रॉस कर गया है। सर मजा आ रहा है ना, पता नहीं लगा। हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। अरे वेटिंग फॉर एपिसोड 2 नाउ। इंशाल्लाह। आई होप आप लोग को हम अपनी बात समझा पाए होंगे। तलत साहब बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है, इनसे मज़ीद सेशन जो है वो जारी रहेंगे। आई होप कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रख सकूँगा वीडियो बनाने की। अपने घरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और हमारे गेस्ट तलत साहब को मुझे नाम याद है ये बात नाम याद हो गया। तलत साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।